बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी और समीर चौगांवकर जी। पाकिस्तान में अभी आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में बहुत हमला हुआ, माफ कीजिएगा। फिर अभी इनके यहाँ शिया मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, शिया मारे गए। तो इसके बाद इनके काफ़ी हंगामा मचा पार्लियामेंट के अंदर। इनके एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, उन्होंने एक बयान भी दे दिया कि ये पाकिस्तान की फ़ौज तो 4 ज़िलों की फ़ौज है। तो इनके रक्षा मंत्री को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब देना शुरू किया। इतने लोग मरे, पिछले 4 साल के आंकड़े दे रहे थे, इतने लोग मरे पीओके के सेना में, इतने लोग बलोची मरे, इतने लोग पंजाबी मरे, ऐसे आंकड़ा की। और बड़ी वो ये साबित करना चाह रहे थे कि हमारी फौज में हर राज्य का आदमी है। लेकिन बताया क्या अंत में उन्होंने कि 4000 से ज़्यादा सैनिक और अफसर मारे गए हमारे 4 साल में। बता के वो ये गए। फिर मैं हैरान रह गया एक बात उनका स्टेटमेंट सुन के। हमारे यहाँ पर कई शहरों में, कई राज्यों में वक्त वक्त पर पाकिस्तान की वजह से हालात ख़राब रहे इंसर्जेंसी के। पंजाब में रहे हैं, कश्मीर में रहे हैं, तो बहुत बुरा दौर था, हम उससे बाहर निकल आए और ये सब पाकिस्तान की शह पे हुआ था। इनके यहाँ बलूचिस्तान में वही हो रहा है। तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, कभी खुद भी गिरोगे तो खुद गिरे उसके अंदर। अब ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई रक्षा मंत्री खड़े होकर कहे कि बलूचिस्तान में बलोच पंजाबियों के आई कार्ड चेक कर करके उनको बसों से उतार के मारते हैं। कभी बलूचिस्तान के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? कोई मंत्री ये बात कह सकता है? ये बात कह के आप क्या कह रहे हो? आपने वो पूरा सूबा अलग कर दिया। उन्होंने कहा मैं पंजाबी हूं, मैं पंजाबी हूं, लेकिन हमने कभी इसको इस नजर से नहीं देखा। तो खुद को बना लिया पंजाबी रक्षा मंत्री ने। बलोचों को कहा कि तुम पंजाबी मरते हैं तो बोलते नहीं हो, उसको एक झटके में अलग कर दिया। क्या ऐसे आप एक देश को जोड़ के रख सकते हैं? आप उनकी बात सुनिए। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये आजादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है, जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता। क्या सुबाहियत? कोई देश का मंत्री रक्षा मंत्री है, मतलब कोई वादा फर्क नहीं होता। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, आप समझिए वही सरकार बोल रही है। कोई सरकार खुद को पंजाबी कहे और कहे कि बलोची नहीं बोलते जब पंजाबी मारे जाते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हमारा देश टूट क्यों रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनकी समस्या को हम मतलब कुछ दूसरी तरह से देख रहे हैं। बलूचिस्तान उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व, और वो जो बार बार एक बात कहते हैं कि हम तो कभी उस तरह से पाकिस्तान के कब्जे में रहे ही नहीं। मतलब इसके मूल पे जब जाते हैं, पंजाबी जिस तरह से बलूचों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके घर की बहन बेटियों के ऊपर जिस तरह से करते हैं, वो सबसे बड़ा संकट है उनका। वो कह रहे हैं कि हमारी पहचान नहीं, हमारी आइडेंटिटी नहीं, आप उस पर हमला करते हैं। और पाकिस्तान की जो सरकारें रही, जो हुक्मरान रहे, वो ये सोचते रहे कि हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हाँ, मतलब एक तरह से कहें ना कि उसको एक क्या कहते हैं कि खजाने की तरह इस्तेमाल करेंगे उस जमीन को, और उसको हम। मुझे हैरानी इस बात की है कि एक सरकार ने खुद को पंजाबी बता दिया। सारा झगड़ा तो यही है ना सर, मूल झगड़ा यही है। ये पहचान का ही संकट है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। और पंजाबियों को लगता है कि वो चूंकि सब कुछ करेंगे, और बलोचों को लगता है कि हमारी, अच्छा, उनका जो जुड़ाव है वो भारत, भारतीय संस्कृति उसके साथ जुड़ता है। अभी मैं कितने समय हुआ भूल गया मैं, वो वहां का एक जो मैन्युस्क्रिप्ट निकला है वो भारत की देवनागरी लिपि से के साथ जाकर जुड़ता है। वहां की जो देवी है, जो संस्कृति है, वो उनके साथ जाकर जुड़ती है। इनको असली संकट ये लगता है कि वो पहचान उनके साथ क्यों जोड़ रही है। अरे मैं आपसे कह रहा था, अभी आपने पहचान का संकट बोला। हाँ, सब कुछ बोल रहा था, बोलिए। ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान के मंत्री सदन के अंदर ये बात को बोल रहे हैं, जबकि 40% हिस्सा है पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान। इतना जनसंख्या बड़ी, 1.5 करोड़ की जनसंख्या है, सबसे बड़ा 40% का हिस्सा है। आप इतने बड़े क्षेत्र को आप इस तरीके से सोतेला व्यवहार कर रहे हो।
आप ये कहना चाहते पार्लियामेंट में। हो, बिल्कुल, भले ही पॉपुलेशन उनकी 1.5 करोड़ की होगी, लेकिन 44% हिस्सा कवर करता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 44% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रह रहा है। और जिस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने वाला है। यह 44% हिस्सा जो है ये पाकिस्तान से टूटने की कगार पर है। अब लेकिन अभी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हुई, सर ने कहा, तो अगला बयान ही वो था जो मैं आपको सुनाने वाला था। इनके एक जर्नलिस्ट ने कहा, अरे हम पाकिस्तानियों को दिन में 3 बार मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो आपने उसको शायद लिटरल सेंस में ले लिया, मिर्गी के दौरे। तो कहे कैसे मिर्गी के दौरे होते हैं? यानी ये पहले मिर्गी के दौरे में हम बन जाते हैं गजनवी, दूसरे मिर्गी के दौरे में हम बन जाते हैं कभी अफगान, और फिर कभी हम बन जाते हैं अरब। हमें मालूम ही नहीं हम कौन है। मैं बहसीते पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हम अरब हैं, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, राती तो ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। नो, इस तरीके से पठानों ने मारा है हमें आके। सुना आपने एंड में क्या बोला? 2 बातें लास्ट की कि 2 ड्रिंक पी के हम फिर पता लगता है हम पंजाबी हैं। वो हमें शराब पीने के बाद एहसास होता है यार यहीं के हैं, कहाँ। दिन में सुबह उठते हैं तो लगता है अरब हैं, फिर हम लगता है नहीं अरे हमारे मिसाइल का नाम गौरी गजनवी है, हम वो हैं, हम उसके वारिस हैं। असलियत पीने के बाद पता चलती है। और फिर याद भी आता है पीने के बाद, ही अफगानों ने तो हमको बहुत मारा हुआ है, पठानों ने तो हमको बहुत मारा हुआ है, और मिसाइल के नाम मैंने इन्हीं के ऊपर रख दिए। आपको याद हो कुछ दिनों पहले वो हामिद मीर से एक प्रोग्राम में ये चर्चा हो रही थी कि भी सारा झगड़ा तो हम कर रहे हैं अफगानियों के साथ, तालिबान के साथ, और नाम उनके लोगों के मिसाइल पर रखे हुए हैं, गजनवी को और इस सब को लेकर। तो वो झगड़ा वहाँ पर है और पहचान का झगड़ा वाकई वहाँ पर है। लेकिन मैं पहचान के झगड़े से ज़्यादा इतर बात बताता हूँ कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वो सरकार पंजाब को ही समझती है पाकिस्तान, इसलिए पूरे पाकिस्तान में, वो सिंध के इलाके में भी ये बार बार चर्चा होती है कि वो बलूचिस्तान तो आज बहुत ऐसे क्राइसिस में पहुंच गया कि अब वो कुछ भी बन जाए, बलोच भी बन जाए, तब भी वो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिंध के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह का मौका या हिस्सा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और पंजाब का ही एक तरह से कब्जा वहाँ पर रहता है। तो वो एक और लड़ाई है कि पहचान। अरब की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अरब को इस्लाम में सबसे रिच एक तरीके से देखा, ओरिजिन है, हाँ, तो वो इसीलिए वो उसको वहाँ से देखते हैं। और फिर तालिबान पहुंच जाते हैं तो वहाँ से अब पता नहीं वो वाली गजनवी वाली मिसाइल लेकर आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब वहां पर जो है, जैसे पठानों की बात की, तो एक पठान जो है इमरान खान, वो भी बहुत मार रहा है इनको। वो जेल में बैठा बैठा मार रहा है। और मैं इनको सुनता हूँ, इनके लोगों को कहते हैं यार किसी नेता की ताकत इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि वो जेल में बंद है और तुम उसको किसी से मिलने भी नहीं देते, उसका कोई मैसेज जेल के बाहर नहीं आने देते, तब भी पूरा देश जो है उसका नैरेटिव वो चला रहा है। सारी सरकार परेशान इस बात से है कि इमरान खान कुछ ऐसा ना कह दे और उसको हम हमने उसको मिलने भेजा और वो कोई ऐसी बात ना कह दे कि बाहर हंगामा हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए इमरान खान की पार्टी के लोग, ऐसा हमको मिलने नहीं दे रहे। पीछे इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था तो ये चोरी छुप के रात में इनको अस्पताल लेकर के आए थे, आंख की एक सर्जरी हुई, फिर वापस ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके कहा कि ठीक है, एक वकील को कहा आप अमिकस क्यूरे बनेंगे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और आप जाएंगे और 3 घंटे आप वहां रहेंगे इमरान खान के साथ। वो 3 घंटे, और कहा आप हर जगह जाएंगे, इमरान खान का पूरा सेल देखेंगे। ऐसा नहीं वो मुलाकातें जो होती है मुलाकात चैम्बर में, वैसे नहीं, जहां इमरान खान को रखा गया है आप वहां जाइए, वहां जाके देखिए उसका रहन सहन ठीक है कि नहीं है, उसको खाने को क्या मिलता है, उसको दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसका पलंग ठीक है कि नहीं, एवरीथिंग, हर चीज नोट कीजिए और फिर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कीजिए। वो रिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें निकला क्या ये नहीं बताया गया अभी तक कि इमरान खान किस कंडीशन में है। ये पाकिस्तान के कोर्ट में पहुंच गई रिपोर्ट, लेकिन बताया नहीं गया। अब वहां बहुत लंबे टाइम से ये बात चल रही है कि इमरान खान को किसी तरह जेल से बाहर निकालना चाहती है सरकार, और उसको ये कहा जा रहा है कि भाई तू जेल से बाहर आ जा, हम तेरे को जेल से बाहर निकालेंगे, तू अपने घर में रहेगा और यू विल नॉट इंसिस्ट कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा, आराम से अपने घर में रह, जेल से बाहर निकाल देंगे और जो चल रहा है यहां सरकार में वो चलने दे, या बहुत ज्यादा अगर होगा तो तुम्हें तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कोई कमजोर आदमी जिसको तुम चाहो उसको हम प्राइम मिनिस्टर भी बना देंगे। ऐसा वहां लोग रिपोर्ट करते हैं कि आसिम मुनीर ने ऑफर भिजवाए हैं, और उसका जवाब क्या दिया है इमरान खान ने, आप सुनिए। आसिम मुनीर साहब का चाका खुल गया है। वो ये कहते हैं कि अगर ये काम मैंने नवाज शरीफ के साथ कर लिया है तो पीटीआई के साथ क्यों नहीं। तो इमरान खान साहब भी मान जाएं
और इसी तरह से खुद वजीर आजम बनने की जो बात है उसको छोड़ के या मुल्क से बाहर चले जाएं, या मुल्क में भी अगर रहना है तो किसी अर्दली को वजीर आजम बनने दें जो मेरा खिदमतगुजार हो, मतलब आसिम मुनीर साहब का, खुद नुक्कर में लग के बैठ जाएं, मेरी पॉलिसीज ही चलें और पीटीआई आ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। ये वो सोल्यूशन है जो अंदर खाते बहुत सारे पीटीआई के लोगों को फराहम किया जाता है, बताया जाता है कि इस पर बात हो सकती है। इमरान खान ऐसी हुकूमत नहीं लेना चाहते, वो अपने नजरिए के साथ, वकार के साथ हुकूमत लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं, वरना वो कहते हैं मैं जेल में अच्छा हूं, मैंने इस चीज का सौदा नहीं करना। लेकिन ये इस आदमी के बारे में गजब बात है सर, इसने पूरा पाकिस्तान हिला रखा है जेल में बैठे बैठे, और वो बाहर आने के लिए भी वो कह रहा है मैं नहीं करूंगा नेगोशिएट तुमसे, रखो ना, मुझे जेल में रहने में प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने ही तो एक खबर चलाई थी कि पतंग उड़ाने से मना किए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान की फोटो छाप के पतंग उड़ा दें। हाँ। तो ये तो इस समय पर इमरान जो है वो आसिफ मुनीर के लिए उगिलत बने ना लीलत केरी वाली स्थिति में पहुंच गए हैं, ना उगल सकते ना निगल सकते। अब वो कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है, इमरान खान को पता है कि इस समय लोहा गर्म है, यदि हम समझौता कर लेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। इमरान खान खत्म हो जाएगा, वही हम बोल इतना बड़ा ये एनिग्मा बन गया ना। हाँ, एक औरा जिसको हम कहते हैं, एक औरा तैयार हो चुका है पाकिस्तान में इमरान खान का, और लोगों के मन में उसको लेकर एक उम्मीद जागी है। और इमरान खान को पता है कि समझौता होते ही आसिफ मुनीर एक ताकतवर बन जाएगा और हमारी पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो समझौता करने की स्थिति में नहीं जा रहे, और आसिफ मुनीर उनको लालच दे रहे हैं कि आप बाहर आइए, जिंदगी आपको हम दे रहे हैं और आप करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान किसी तरह का समझौता करने की स्थिति एक में बयान अगर आ जाए तो मैं भी दिखाता हूं। इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका से भी लोग आए इमरान खान को समझाने के लिए, उनकी खास मुलाकातें कराई गई, जाओ समझाओ इमरान खान को कि मान जाए, कॉम्प्रोमाइज कर ले, बाहर निकाल देंगे इसको, अपने घर में रहे, पॉलिटिक्स छोड़ दे, बस नहीं माना इमरान खान। अब ये चल रहा है वहां पर कि हेल्थ ग्राउंड बना देंगे कि भाई आंख का ऑपरेशन है, तबीयत खराब हो रही है, ये जो भेजा गया ना सुप्रीम कोर्ट से वकील को, लोग कह रहे हैं ये भी एक ग्राउंड बनाने की तैयारी है, ताकि निकाला जा हेल्थ सके। ग्राउंड भी इसको बाहर निकालो किसी तरह। लेकिन नजरबंद ही तो रखेंगे, हाँ, नहीं, बाहर निकाल के भी नजरबंद रखेंगे क्या उनको। है, वो जेल में बंद है तो उसकी पार्टी आंदोलित है। हाँ। मेरा नेता जेल में बंद है, हाँ। अकेला है, उसको वो कर और घर में कैद कर देंगे उसको, घर में कैद कर देंगे तो टेम्परेचर नीचे हो जाएगा। हाँ। तो लेकिन उसके लिए भी इमरान खान तैयार नहीं हो रहा। अब अभी आपको मैं क्रिकेट वाली बात बता दूं, ये क्रिकेट का मैच पाकिस्तान भारत से खेल रहा है, इसको लेकर बहुत मजेदार रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से। एक इनके और सीनियर जर्नलिस्ट से पूछ लिया गया, साहब पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हम नहीं खेलेंगे भारत से मैच, फिर हाँ कर दिए, फिर आपको इस पर क्या कहना है? तो उन्होंने ये कहा कि आज के बाद दुनिया तुम्हारे किसी बयान को सीरियसली नहीं लेगा। अब जंग भी हो जाए ना भारत के साथ, तुम कहते रहना न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर है, लोग कहेंगे छोड़ यार, इसके कहने का कोई मतलब नहीं। सुनिए आप। सर, पाकिस्तान ने क्रिकेट वाला फैसला वापस ले लिया, हाँ जी। इस पे क्या कहते हैं? इस पर क्या कहना है, शर्मिंदगी है मेरी। अपने आम व्यूअर्स को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि वो धमकी कभी नहीं देनी चाहिए जिस पर आप अमल दरामद ना कर सके। जब किसी को थ्रेटन कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि वही कुछ करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को उधार देते वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इसने पैसे वापस नहीं भी करने। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, वो कह रहे हैं अब अगर मुक्का मारने का बंद करे तो अपने ही मुंह पे मारना, अब तुमको दुनिया सीरियसली नहीं लेने वाली। बड़ी मासूमियत के साथ वो कह रहे हैं कि अब दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी। इसके पहले कहाँ सीरियसली पाकिस्तान को लिया जाता था? क्या ये एक घटना है जिसके बाद पाकिस्तान को सीरियसली दुनिया लेगी? तमाम तरह के प्रोपोगंडा, झूठे स्टेटमेंट पाकिस्तान सरकार देती रहती है, सेना प्रमुख देते रहते हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। और जब पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के साथ 15 फरवरी को जो कोलंबो में मैच होने वाला है वो हम नहीं खेलेंगे, तभी दुनिया में एक हंसी उड़ रही थी कि भाई पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना अपना आर्थिक नुकसान करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपने संबंध खराब करे, और जो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिलता है अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए, वह भी अपने उससे मुकर जाए। तो मुझे लग रहा है तय था कि वो भारत के साथ खेलेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैच खेल के जरूर मैं हारूंगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो कम से कम मुझे अपने दाल रोटी और अपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चलाने के काम में आएगा। पाकिस्तान भविष्य में अब किसी भी तरह की गिदड़ भपकी देने की स्थिति में नहीं रहा, ये अब तय हो गया है। और 15 तारीख को उसने हार की तैयारी कर ली है। यू टर्न में मुझे लगता है ट्रंप पाकिस्तान के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से वो रोज कुछ बयान देते हैं और उसके साथ करता है सर। देखिए, हम कहते हैं स्ट्रेटेजी के साथ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बयान
हल्का तो होता जा रहा है ना। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ हो, ये जो आप जिसे कहते हैं ना पैसे वापस वाला, एक लाइन ही पैसे वापस वाली है। कौन सी? कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है अपने मुंह पे मारो। भाई जब आपको लड़ाई के समय नहीं याद आया तो क्या करोगे, अपने मुंह पे मार लो। तो मुझे लगता है इसलिए भी इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। अभी ट्रंप की बात बता देता हूं आपको। ट्रंप क्या करेंगे ईरान को लेके ये दुनिया नहीं समझ पा रही। अब नेतन्याहू इनसे मिलने के लिए गए अमेरिका। नेतन्याहू क्यों गए? क्योंकि ये जो मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ, उसमें इजराइल लूप में नहीं है। वो अमेरिका, वो ट्रंप का दोस्त, ट्रंप का दामाद, हर जगह वही दो लोग जाते हैं बात करने। वो ईरान के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, अब इजराइल परेशान, भाई बात क्या कर रहे हो, हमला करो। तो नेतन्याहू गए यहाँ याद दिलाने के लिए, भाई हमला करना है आपने, आप क्या बातचीत कर रहे हो इनसे। तो ट्रंप का रिएक्शन देखो आप, देखिए जरा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जो लिखा ना, ये ट्रंप ही कर सकते हैं सर। ट्रंप ने कहा कि मेरी अभी नेतन्याहू के साथ मीटिंग और इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग खत्म हुई है और बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था। मैंने बस इनसे यही बताया कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। और फिर आगे लिखते हैं, इफ़ आई कैन आई लेट द प्राइम मिनिस्टर नो दैट विल बी अ प्रेफरेंस। इफ इट कैन नॉट वी विल जस्ट हैव टू सी व्हाट विल द आउटकम बी। कह रहे हैं अगर बातचीत हमारी ठीक हो गई तो मैं प्राइम मिनिस्टर को, इनको नेतन्याहू को बता दूंगा, नहीं हुई तो फिर देखेंगे क्या करना है। वो आदमी इतनी दूर से चल के गया है, अब इन्होंने क्या बात की क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता अब। लेकिन ईरान के जो तरफ से जो इस बातचीत में शामिल है, उनका नाम अरागची साहब, वो बड़े साफ साफ कह रहे हैं कि हम पिछले 1 साल में अपनी ताकत बहुत बढ़ा चुके हैं। बातचीत से हल हो जाए तो ठीक, नहीं तो हमें मालूम है कि आपको जवाब कैसे देना, वो हम पिछले साल चेक कर चुके हैं। लेकिन ट्रंप की बातचीत पर ना एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का एक बड़ा अच्छा बयान था, वो मैं आपको सुना दूं। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जो ईरान पे बोला, वो सुना दीजिए। अकॉर्डिंग टू सर्टेन डिप्लोमेट्स, उनका मुझे ये कहना है कि इसराइल को पता है कि अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का सारा पीस बोर्ड और प्लान वाला कामयाब नहीं होगा। वो इसको सिर्फ टाइम देना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया को पता चल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान फेल हो गया। उसके बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस अपना प्लान लेकर आएंगी कि हमने हमास से, बची कुची जो हमास है, उससे हमने कैसे निपटना है, जिनके हिसाब से अभी भी 20,000 उनके फाइटर हैं और 60,000 उनके पास लेटेस्ट क्लैशिंग कोर्स हैं, उनका हमने क्या करना है। पीस बोर्ड की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान समेत 19 ममालिक, उसमें इसराइल भी है, उन सब ने पीस बोर्ड पे साइन तो कर दिए हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ रही कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF है उसके लिए ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन करे। बिकॉज तमाम ममालिक ये चाहते हैं कि पहले हमास के साथ पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाए डीवेपनाइजेशन का। हमास पे अगर कोई हाथ रख सकता है, उसको समझा सकता है, तो वो तुर्की और कतर है। और तुर्की और कतर का पॉलिटिकल रोल और उनकी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इसराइल को एक्सेप्टेबल नहीं है, फॉर रीजंस व्हिच नाउ यू कैन फुली अंडरस्टैंड। बिकॉज वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ला सकते हैं और इसराइल को पॉलिटिकल सोल्यूशन वहां पे नहीं चाहिए। अब एक और चीज देखें कि अब इसराइल के खाली प्लान गाजा तक नहीं है, गाजा तो छोटी चीज है, अब इसराइल के लंबे प्लान हैं। बुध के दिन इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी और वो नए प्रपोजल्स लेकर आ रहे हैं खतरे के हवाले से। एक्चुअली में ज़्यादा बात इन्होंने गाज़ा की सुना दी आपको। गाज़ा पर वो कह रहे हैं कि गाज़ा पे भी हमला ही होना है और इजराइल हमला ही करेगा। ईरान के बारे में उन्होंने बताया कि नेतन्याहू ये बात करने के लिए गए हैं कि आप जो भी बात करें उसमें इनका मिसाइल, जो मिसाइलें हैं जो ईरान के पास, वो उसको बातचीत में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मालूम है कि ये लोग कंट्रोल कर लेंगे ईरान का, लेकिन ईरान की मिसाइलों का क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता जो है वो इजराइल की है। और वो ईरान कहता है दिस इज नॉट ऑन द टेबल, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल हो, लेकिन ट्रंप साहब को भी समझ में आ गई। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हम रोज़ इंतजार करते हैं कि ट्रंप साहब वहाँ पर कोई हमला कर देंगे। वो हमला नहीं करने वाले हैं, वो उसको इतना दबाव बनाकर रखना चाहते हैं कि हमला नहीं हो और बात भी थोड़ी सी बन जाए। उसमें एक बात यही होगी कि न्यूक्लियर वाला जो पूरा प्रोग्राम है उस पर क्या नेगोशिएट हो सकता है, ताकि ट्रंप साहब ये कह सके कि देखिए मैंने ईरान को इस पर मना लिया। इजराइल की चिंता इसीलिए क्योंकि अभी आपने 2 दिन पहले भी एक खबर चलाई थी जिसमें कहा कि भाई वो तो 2000 मिसाइल एक साथ चला सकता है। बिल्कुल। तो फिर सबकी हालत, मतलब उस पर मुश्किल काम है ना, कि इसलिए वो नेतन्याहू कल पहुंचे और लंबी बातचीत उनकी हुई है ट्रंप से इसको लेकर, और उस पर इसी बात को चर्चा होती रही। क्योंकि यदि हमला हो गया, मान लीजिए कई बार होता है ना कि अभी तक लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कब तक पुश करेंगे और कहीं से वो बात चली गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप क्यों कह रहे हैं कि हमला नहीं करेगा, ये क्यों कह रहे हैं आप? उसने पिछली बारी बातचीत पहले की थी लेकिन फिर हमला किया था। नहीं, अभी मुझे अभी नहीं लग रहा कि वो हमला करेंगे। मतलब कोई बात ऐसी टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तब हो सकता है, लेकिन आखिरी वक्त तक ट्रंप कोशिश करेंगे कि ईरान पर हमला हो। नहीं सर, वो प्लॉट साइज पे अगर थोड़ा सा सहमति, लेकिन हमास को इसमें बड़ा मौका मिल गया। हमास को गाजा से पाकिस्तान और बांग्लादेश शिफ्ट होने के लिए एक अवसर मिल गया,
जितना ये डिले कर रहे हैं ना, वो वहाँ से शिफ्टिंग कर रहा है। अब देखिए, ढाका और कराची के बीच में जो विमान सेवा बंद थी, कट्टरपंथियों के दबाव के चलते वो विमान सेवा भी शुरू हो गई। तो मुझे ये लगता है ये जो ईरान और आपके अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहा है, उसको पता है हमास को कि हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है, इसलिए वो अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो शिफ्ट कर रहा है कहाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है ये बड़ा घातक स्थितियां पैदा होंगी इनके तनावपूर्ण स्थितियों के चलते। अच्छा, ईरान से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को लेकर के एक तस्वीर जो है वो सामने आई है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को मिट्टी से ढका हुआ दिखाया गया है। इसकी एंट्रेंसेस पूरी तरीके से बंद कर दिए ईरान ने, ये दिखाया गया है। तो इसको ये इस तौर पर देखा जा रहा है कि ये इन्होंने संभावित हमले से बचने के लिए अपनी न्यूक्लियर ठिकाने जो हैं वो उन्होंने मजबूत कर दिए हैं। लेकिन एक ईरान के व्यक्ति ने एक बड़ी एक बात कही जिस पर दुनिया चिंतित होगी। उन्होंने कहा, हमारा ये न्यूक्लियर छोड़ो, सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बना चुका है। ऐसा ईरान के एक व्यक्ति ने कहा। वो बयान है, सुना दीजिए। Iran be willing to consider a reduction of its association with allies that are antagonistic to Israel based on Mr. Netanyahu's request? And will Iran be in any way willing to minimize or diminish its ballistic missile capability? Those are things not related to our nuclear program at all. Off the record. And we only negotiate about our nuclear program with the US. Off the table. Those very information about this and intelligence that Saudi Arabia at this time they have a nuclear bomb and activities the United States know very well. We have a lot of information from the other Arab countries. For example, some Yemeni working inside the site of the nuclear inside the Saudi Arabia. तो ये कह रहे हैं अमेरिका को मालूम है कि सऊदी अरब न्यूक्लियर बम बना चुका है। ये IRGC के कमांडर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने तो निश्चित रूप से अमेरिका के लिए चिंता की बात होगी कि भाई अमेरिका जिस तरीके से ईरान को दबा रहा है कि भाई आप न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते, और सऊदी अरब बना रहा है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान का क्या संबंध है ये भी अमेरिका को पता है। फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका की जो बातचीत चल रही है उसमें ईरान ने बहुत स्पष्ट बोल दिया है कि भाई परमाणु के मामले में हम आपकी बात सुनने को तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की जो आप जिक्र कर रहे हो कि हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते, वह किसी भी स्थिति में कंट्रोल नहीं होगा, वो हमारे आत्मसुरक्षा के लिए। और मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही। इजराइल के प्रधानमंत्री कम से कम 4 घंटे उन्होंने बातचीत की है ट्रंप के साथ, और उन्होंने कहा है कि भाई जो भी निर्णय लेना है आप जल्दी लीजिए, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को लेकर भी उनकी अपनी चिंताएं वाजिब है। फिलहाल अभी जिस तरीके से ट्रंप ने बहुत इस मामले को बहुत हल्के से लिया है कि अभी बातचीत चल रही है, प्रस्ताव आने दीजिए, उसके बाद तय करेंगे हमला करना है कि नहीं करना है। जितना समय ये ईरान को दे रहे हैं, ईरान उतना ही मजबूत होता जा रहा है और अमेरिका उतना ही कमजोर हमले की स्थिति में जा रहा है। आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा कि लंबा समय देने के बाद वो ईरान पर हमला कर सके। अब देखिए, इस पर तो रोज ट्रंप का एक नया बयान आ जाता है, उसमें धमकी भी होती है और डिप्लोमेसी की बात भी होती है। आज समय इतना ही कहानी कुर्सी की। बहुत शुक्रिया समीर जी, राकेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी।